जैसा कि आप लोग बोर्ड पर ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारे देश के वीर सैनिक जो दिन रात, सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, सीमा पर प्रहरी बने हुए मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिस समय हम घरों में नींद की, चैन की नींद सो रहे होते, जिस समय हम दिवाली पर पटाखे छुड़ा रहे होते, होली पर रंग खेल रहे होते हैं, वसंत पर आनंदित हो रहे होते, उस समय भी वीर सैनिक सीमा पर अपना फर्ज निभाते। उनके लिए ना कोई ईद है, ना दिवाली है, ना वसंत है और ना होली है, क्योंकि यदि वो अपने कार्य से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटी से जरा से विमुख हुए तो हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारी ईद सब में रंग में भंग पड़, क्योंकि दुश्मन सेना हमारे देश पर आक्रमण कर देगी। तो आखिर ऐसा क्या हो, कैसा क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका है, ऐसा कौन सा मार्ग है कि वो भी अपने घर पर इन त्योहारों को मना सके? क्या कोई ऐसा मार्ग है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये वीर, ये सैनिक भी अपने घरों में त्योहार, क्या आपके मन में कोई, दिमाग में ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई हल है कि वो भी त्योहार मना सके? क्या हल है? अगर हम लोग दूसरे देशों से मित्रता करें, मतलब प्रेम से रहें। यदि हम दूसरे देशों से मित्रता करें, लेकिन मित्रता तो तब करें कि जब वो करने को तैयार हो। यानी एक ही मार्ग है कि युद्ध ना हो या युद्ध की संभावना ना हो। वीरों का कैसा हो वसंत आ रही, हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवि कह रहा है कि हिमाचल पुकार रहा है, हिमाचल कह रहा है कि आ जाओ, उदधि बार बार गरज रहा है, बादल, कल बताया था धी लगाने से बादल, उदधि गरज रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं यही प्रश्न कह रही हैं। हिमाचल भी पूछ रहा है, बादल भी गरज गरज कर पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा। तुम तो बसंत मना रहे हो, लेकिन वीरों का कैसा हो वसंत? कैसे बनेगा उनका वसंत? फूलों सरसों ने दिया रंग, खेत की जो सरसों थी उसमें फूल निकल आए, उनमें रंग आ गया, सरसों पीली हो चुकी है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, और मानो कि बसंत के रंग से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित, यानी कि प्रसन्न हो रहा। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, कामदेव को अनंग कहा गया, यानी कि इस ऋतु में चारों ओर मौसम कैसा होता है? पूरी धरती जैसे नहीं कि सोने के ज्वेलरी से, आभूषणों से सज गई हो, चारों तरफ फूल, बसंत के हर तरफ फूल ही फूल, पीले फूल, लाल फूल, सफेद फूल, लग रहा है कि जैसे कि धरती सज गई हो। है वीर देश में किंतु कंत, लेकिन कवि कह रहा है, लेकिन जो स्त्री जिसका पति कहां पर है? सीमा पर डटा हुआ है। कहां पर? सीमा पर। सीमा पर डटा है और युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, यानी कि हम भी सज गए, पृथ्वी भी सज गई, हम भी सज गए, हम भी उमंग से भरे हुए हैं, लेकिन वो सैनिक कहां पर खड़ा है? सीमा पर। तो उसका बसंत कैसा हो? भर रही कोकिला इधर तान, इधर तो कोयल गाने लगी, मारू बाजे पर उधर गान, और उधर क्या होगा? उधर क्या हो रहा है? ढोल बज रहे। क्या बज रहे? युद्ध के ढोल बजने लगे। इधर तो कोयल गा रही है, उधर ढोल बजने लगे हैं। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। कवि कह रहा है कि जब बसंत आएगा
तो हम लोग तो बसंत की तैयारी करते हैं और उनका युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता। इधर कोयल गाती है तो उधर युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस तरह का है कि जब वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत हथेली पर रखकर, इधर तो कोयल गा रही है, गाने बज रहे हैं, गीत हो रहे हैं, लेकिन उधर क्या हो रहा है, युद्ध की नगाड़े बज रहे हैं और वहां सैनिक जो है अपनी जिंदगी और मौत अपनी हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। गलवाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलवाहें, गलवाहें का अर्थ क्या है कि अपने जो प्रिय हैं, अपने बच्चे हैं, सब लोग अपने बच्चों को क्या गोद में खिलाते हैं? यहाँ लोग क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनको क्या करते हैं, गोद में खिलाते हैं। लेकिन उधर क्या है, उधर क्या है, तलवार क्या है। जो सैनिक खड़ा है उसे क्या अपने जो बच्चे हैं या उसके प्रिय हैं उनकी बाहें मतलब मिलती हैं? ये गर्दन बाहें खेल रहे हैं, नहीं मिलती। उनको क्या मिलती है, कृपाण, क्या मिलती है, तलवार। तलवार से, तलवार उनके सर पर, उनके शीश पर क्या है, उनकी गर्दन में क्या रखी है, हमारी यहाँ के लोग तो उनके गर्दन पे तो बच्चों के और उनके जो प्रिय हैं वे तो गले में हाथ डाले खेल रहे हैं, और उनकी गर्दन में क्या रखी है, तलवार। चल चितवन हो या धनुष बाण, गलवाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। समझ रहे हो, एक तरफ धनुष बाण, एक तरफ चितवन, नैनों के बाण। किसके बाण, नैनों के बाण, जो अपने प्रिय हैं वो बातें कर रहे हैं, या उधर धनुष बाण। या रसविलास हो, मतलब ऐसो आराम हो, आराम से लेटे, मन हो रहा खा रहे, पूड़ी कचौड़ी खा रहे, मन हो रहा तब सो रहे, मन हो रहा मेला देखने जा रहे, मन हो रहा टीवी देखने लगे। या फिर युद्ध पर जाओ, दलित त्राण। क्यों, क्योंकि युद्ध पे जाना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जो हमारे यहाँ दलित हैं, दलित का अर्थ जो पिछड़े हैं, वो बर्बाद, वो नष्ट हो जाएंगे। अगर सैनिक युद्ध पर नहीं जाएंगे तो जो अति पिछड़े लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जो पैसे वाले हैं, जो मजबूत हैं, वो तो बच भी जाएंगे, वो तो, लेकिन जो दलित त्राण है वो नष्ट हो जाएंगे। तो या तो दलित, या तो भोग विलास में डूबो या फिर दलितों का उद्धार करो। अब यही समस्या है दुरंत, ये समस्या बहुत विकट। किसको चुने, कौन सा मार्ग चुने? कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। अब कवि कह रहा है कि हे अतीत, अब मौन जो पहले हो चुका है वो मौन त्याग दो। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रावण की लंका फूंक दी गई। क्या पढ़ते हैं, रावण की लंका फूंक दी गई। पर कभी सोचा कि ये क्यों फूंक दी गई? क्योंकि सब दोनों लोग, वो जो है अहंकारी था, रावण अहंकार में डूबा हुआ था। वो सीता जी को वापस देने को तैयार ही नहीं था। अगर वो जरा सी बात मान लेता सीता जी को वापस, तो क्या लंका फूंकी जाती? कौरव पांडव को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं थे। कौरव जो थे पांडवों के, 5 पांडवों ने ये कहा मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो। कृष्ण जो है संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा। और उसका अर्थ, उसका परिणाम क्या हुआ कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ कि आज तक इतना बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ। 18 छोड़िए सेना मारी गई, करोड़ों लोग मारे गए इस युद्ध में। तो कवि कह रहा है कि जरूरी क्या थी इतने बड़े युद्ध की, इतने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, क्या जरूरत थी? बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हल्दी घाटी के शिलाखंड। और जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप का, उसके जो पत्थर हैं वो कहते हैं, और सिंहगढ़ के किले कहते हैं, नाना साहब महाराणा प्रताप की जो वीर गाथाएं हैं, देश के नौजवानों में अपने उनको वो गाथाएं सुनाई जाएं तो उनको अपने देश के प्रति क्या होता है, कुर्बान होने का नया जोश पैदा होता है। लेकिन समस्या यही है कि फिर अगर युद्ध ही होता रहेगा तो फिर उनका बसंत कैसा
यानी कि वो अपना वसंती चोला ओढ़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में मनाएंगे। होगा। कवि कह रहा, कवित्री जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कह रही है कि वीरों का कैसा भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी कहती हैं, देखिए वो दोनों बातें लेकर चलती हैं। वो वीरों जो हमारे वीर करते हैं, जो हमारे वीर कर रहे हैं, वो देश के लिए मर मिटते हैं, हमें उन पर गर्व है। अगर वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बात अंत में घूम के यही आती है कि युद्ध तो सही है, युद्ध जरूरी है, लेकिन यही युद्ध होते रहेंगे तो वो कब अपने बच्चों के बीच। कवि कह रही है भूषण, पहले कवि हुआ करते थे, जैसे भूषण हुए और एक चंद कवि हुए, चंद वरदाई, बिजली भर दे हुए छंद। तो वो ऐसी कविताएं लिखते थे कि जो देश जब हमारा गुलाम था, या मुंशी प्रेमचंद ऐसी कहानी लिखते थे कि उनको पढ़ते ही लोगों के अंदर जोश पैदा हो जाता था, और वो अंग्रेज जो थे उनकी जो है गुलामी के विरोध में खुलकर आ जाते थे। लेकिन अब वो वैसे कभी भी नहीं हैं, क्योंकि जब देश स्वतंत्र होने वाला था तब की ये बात है, क्योंकि उन पर रोक लगा दी गई थी, उनकी जो कलम थी, उनकी किताबें जब्त कर ली गई थी, उन पे बाउंडेशन लगा दी कि तुम ऐसे गीत कविताएं नहीं लिखोगे, ठीक है। तो जब वो ऐसा लिखेंगे नहीं, जब वो अच्छी कविताएं नहीं लिखेंगे तो हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलेगा। अब कौन हमको ये बताएगा कि वीरों का कैसा। अब उन कवियों पर भी रोक लगा दी गई, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि वीरों का बसंत कैसा होगा। तो इस कविता में आपने क्या सोच समझा, क्या जाना कि हमारे सैनिक क्षण क्षण प्रतिक्षण हमारे देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं, लेकिन वो अपने बाल बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहते हैं। युद्ध तो जरूरी है, लेकिन फिर ये भी समस्या है, ये प्रश्न तुरंत बहुत कठिन प्रश्न हो गया है कि आखिर उनका बसंत कैसा होगा। तो आप इस कविता को एक बार फिर पढ़ें और हर पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो आप हमसे दोबारा पूछें।